नमस्कार। आज हम विशेष कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कोरोना की तीसरी संभावित लहर जो है उसको लेकर क्या एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं, कितनी जागरूकता लोग पैदा की जा रही है, कितनी बड़ी चुनौतियों का क्या समाधान होगा, किस तरह तैयारी की जा रही सरकार की ओर से। हमारे साथ हैं दून मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर के.सी. पंत और दूसरे साथी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो जागरूकता के मद्देनजर क्या लोगों को करना चाहिए, कैसे लोगों से घबराना नहीं चाहिए, कैसे काम करें, इसके बारे में बातचीत करेंगे। मिस्टर अतुल बर्दरिया, नमस्कार। तो ये हमारे मेहमान हैं, हमसे बातचीत करेंगे कोरोना की तीसरी लहर को जो चुनौती है उसके बारे में। लेकिन पहले हम देखेंगे ये स्क्रिप्ट, छोटी सी फिल्म देखेंगे कि कोरोना के बारे में जो आधारित है। एक छोटी सी फिल्म है हमारे पास। ठीक है, बात चला दीजिएगा। तो देखिए, अभी आपने देखा कोरोना की जो पहली और दूसरी लहर थी उससे कैसे मुकाबला किया गया और कैसे चुनौतियों का सामना किया गया, सरकार ने कैसे तैयारियां कर रखी थी, लोग कितनी एहतियाती उपाय बरत रहे थे। लेकिन हाल फिलहाल जिस ढंग से कोरोना के केसेस कमी आई, बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेटेड हुए, तो लोगों में थोड़ी लापरवाही भी आई है जो कि बहुत ही संकट की ओर ले जा सकती है। इस बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर के.सी. पंत है। पंत साहब, कोरोना की तीसरी संभावित लहर को लेकर आप क्या कहेंगे? जैसा कि हमारा पहली लहर और दूसरी लहर का जो अनुभव रहा है, उसके बाद जो हमारे जो प्रिकॉशन मेजर्स या जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से जो तैयारी की गई और जो उसके अनुभव के आधार पर हमको गाइडलाइन बताई गई हैं, उसके लिए हमने काफ़ी तैयारी कर रखी है। और जो ग्रुप अछूता है, जैसे पीडियाट्रिक एज ग्रुप इस बीमारी में अब तक ज़्यादातर अछूता रहा, उसको हम ये संभावना के रूप में देख रहे हैं कि आने वाली तीसरी लहर में ये ग्रुप इन्फेक्ट हो सकता है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने तैयारी की है और उसके लिए हमने विशेष तैयारी इस रूप में की है कि जो हमारे स्पेशल वार्ड्स होते हैं, नीकू न्यूनेटल आईसीयू और पीकू पीडियाट्रिक आईसीयू और ऑक्सीजनेटेड बेड फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट, जो कि अप टू 16 ईयर्स तक का ग्रुप होता है, उसके लिए हमने विशेष तैयारी की है। उनके लिए डेजिग्नेटेड बेड्स हैं, आईसीयू बनाए गए हैं वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ और ऑक्सीजन के साथ, और उनके संबंध में जो आवश्यक मेडिसिन उनके ग्रुप के लिए हमें चाहिए, उसकी तैयारी हमने 3 महीने तक का स्टॉक मेंटेन करके रखा हुआ है। और तीसरी चीज ये भी है कि जो स्टाफ ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे पास, वो उन बीमारियों के दौरान, उस इमरजेंसी के दौरान कितना ट्रेंड होना चाहिए, उसकी तैयारी हमने पीडियाट्रिक एक्सपर्ट के साथ मिल करके, जो हमारा नॉर्मल स्टाफ हुआ करता है, उसको ट्रेंड किया है। और जो उनके जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इंजेक्शन हैं, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हैं, जो WHO या नेशनल लेवल में हमें निर्धारित करके प्राप्त हुए हैं, उनको हमने कैसे उसके लिए तैयारी करके मैनेज करना है, तो वो हमारे वहाँ ट्रेंड स्टाफ है, मेडिसिन अवेलेबल है और विशेष वार्ड्स हमारे वहाँ उपलब्ध हैं, जिसके लिए अगर कोई पेशेंट आते हैं तो हम उनके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फॉर्चुनेटली हमारे वहाँ अभी इस तरह के कोई केसेस एडमिट नहीं हुए हैं और ये हम सोचते हैं कि आने वाले समय में जो हमसे एक आशंका व्यक्त की गई है कि जो त्योहारी समय आने वाला है नवंबर दिसंबर का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसमें ये संभावना व्यक्त की जा रही है। तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और हमारे दून अस्पताल में इस गाइडलाइन के तहत पूरी तैयारी इस वक्त उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि ये जो बच्चे हैं, क्योंकि 18 साल से कम के उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन भी नहीं किया गया वैक्सीनेशन, हाँ, तो क्या उनको ही हम आशंका, जो बच्चे हैं 18 साल कम के, कोई मैंने कहा ना कि जो मेजर अभी जो है कि हम अबव 60 भी वैक्सीनेटेड लोगों को कर चुके हैं, बिलो अबव 18 भी हम सबको कर चुके हैं। पहली डोज हमारा काफी 90% लोगों को डोज लग चुकी है, किसी को
23-25%, 40% लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं, लेकिन अब 18 लगी हैं। तो ये जो 0 से लेके 18 तक का जो ग्रुप है, ये अभी हमारा अनवैक्सीनेटेड है और एक्सपोज है, और उनकी इम्यूनिटी लेवल बच्चों के हिसाब से कम होती है। इम्यूनिटी लेवल कम होता है, तो इसीलिए ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये जो अगर लहर आती है तो इन्हीं ग्रुप को अफेक्ट करने की संभावना है, और इसीलिए इस पे फोकस किया जा रहा है कि ये इसके लिए आप तैयारी करिए। अभी जैसे बात हो रही है कि 1 नवंबर से पीडियाट्रिक एज ग्रुप को भी हम वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर थर्ड वेव ना आई, जैसे कि हमारे एम्स दिल्ली के डॉक्टर गुलेरिया का भी ये ओपिनियन है कि आएगी तो बहुत माइल्ड रूप में आएगी, लेकिन हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो हमारे जब बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा तो हमें इस बारे में एक क्लियर पिक्चर पता चलेगी, लेकिन हम तो भी इसके लिए तैयार हैं, और ये ग्रुप के लिए विशेष रूप से हम तैयार बैठे हुए हैं। बरतरिया जी, चूंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, लंबे अरसे से जुड़े हैं, और मीडिया का एक बड़ा दायित्व है कि किस जो खतरे हैं, जो आशंकाएं हैं, उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। तो आप क्या समझते हैं, क्या कहेंगे आप लोग इस वर्ग के लोगों से कि जो 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चे हैं, लोग हैं, उनको कैसे बचाव किया जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक दूसरी लहर की बात थी तो जागरूकता की कमी थी। नंबर 1, सरकार ने बहुत प्रयास किए, मीडिया ने अपना रोल पूरी तरीके से निभाया, लेकिन हम उतना नहीं कर पाए जितना हमें कर सकना चाहिए। जनसहभागिता कम रही। लोग मतलब हम कह रहे थे लेकिन वो मान नहीं रहे थे। इसको उदाहरण अगर आप देखें तो इतने पुलिस ने केवल मास्क में 2 करोड़ रुपए वसूले हैं। तो जागरूकता की मतलब हम लोग मान नहीं रहे हैं। हाँ, लेकिन आपका कहना ये कि शासन प्रशासन बराबर कर रहा था कि आप मास्क लगाकर ही निकले, लेकिन लोग बिना मास्क के नहीं कर रहे थे, बिना मास्क के लगा उनका चालान कट रहा था। जैसा आपने 2 करोड़ रुपए की पेनाल्टी, 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी उन्होंने केवल तीसरी लहर में, दूसरी लहर में वसूली करने। तो जनता को खुद तो अवेयर होना पड़ेगा। इस समय भी अगर आप देखें, सरकार लगातार कह रही है, मीडिया में भी प्रचार आ रहा है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, लेकिन हम लोग मान नहीं रहे हैं। मतलब हम 500 रुपए बगैर मास्क का जुर्माना तो दे देंगे, लेकिन 5 रुपए मास्क नहीं लगाएंगे। तो आपका कहना है कि लोगों को जागरूक होने की उतनी ही ज्यादा जरूरत है जितना सरकार सचेत है। बिल्कुल, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लोग बर्तन जी, आपने जब बताया, इसके लिए हम एक बार देख नहीं पाए थे पूरी फिल्म अपनी, जो कोरोना पर एक फिल्म हमारे पास है। मैं अपने कहूंगा कि जरा एक बार फिर से उस दिखाया जाए ताकि लोग समझे कि कोरोना की लहर क्या थी, कैसे उपाय किए गए थे। देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस साल अप्रैल महीने में आई कोरोना की दूसरी लहर देशवासियों के लिए बड़ी कष्टकारी साबित हुई। दूसरी लहर में कोरोना वायरस के नए रूप ने तेजी से पैर पसारे और बड़ी तादाद में लोगों को अपनी जद में ले लिया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इनमें से कई लोग ऑक्सीजन की कमी और मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण अस्पतालों में जगह न मिल पाने के कारण कोरोना से जंग हार गए। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही कोरोना वॉरियर्स ने स्थिति को संभालने में दिन रात एक कर दिया। राहत की बात यह है कि देश में कोरोना के मामले नियंत्रण में हैं, लेकिन दूसरी लहर के दौरान हुई गलतियों से सीखते हुए और संभावित तीसरी लहर की आहट आने से पहले देश भर में कोरोना से निपटने की तैयारियां चल रही हैं। इसकी सबसे पहली और अहम कड़ी है टीकाकरण। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान काफी तेजी से चल रहा है। देश में अब तक 93 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया जाएगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए इस आंकड़े तक पहुंचना बड़ी उपलब्धि है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए टीकाकरण पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि यही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 94 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध करा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी 8 करोड़ 22 लाख टीके उनके पास उपलब्ध हैं। कोविड टीकाकरण का कार्य सफलतापूर्वक हो रहा है। लोगों को निःशुल्क टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोविन ऐप से आसानी से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसके अलावा वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी गई है। देश में 1,30,000 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देश ने पूरी दुनिया को राह दिखाई है कि इतने बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन कैसे किया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार भी दिसंबर तक 100% कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। राज्य में पर्वतीय जिलों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक लोगों में कोविड टीकाकरण को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारियां कर रहा है। अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ा दी गई है। बच्चों पर तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए अलग से व्यवस्था की जा रही है। संक्रमण कम करने के लिए टीकाकरण को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई। इसलिए अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत स्थापित 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किए। इस पहल के साथ ही देश के सभी जिलों में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के विभिन्न जिलों को भी पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र की सौगात मिली। इसके साथ ही आगामी त्योहार के मौसम के मद्देनजर भी सरकार और प्रशासन सतर्क हो गए हैं। सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि त्योहारों और शादी के मौसम में कोविड चुनौतियों को देखते हुए भीड़ भाड़ वाले स्थानों से जाने से बचें और अनावश्यक यात्रा न करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि घरों में रहें और सुरक्षा उपायों का पालन करें। देश में कोरोना संक्रमण में कमी के बावजूद प्रतिदिन लगभग 20,000 लोग संक्रमित हो रहे हैं। पिछले सप्ताह कुल संक्रमित लोगों में से 50% केरल से हैं। कोविड की दूसरी लहर के दौरान साप्ताहिक संक्रमण दर 21.48% थी, जो इस समय कम होकर 1.68% रह गई है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकारें और प्रशासन पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें भी अपना फर्ज निभाना होगा। इसके लिए कोविड नियमों का पालन करना है। मास्क लगाकर, 2 गज की सुरक्षित दूरी अपनाकर और बार बार हाथ धोकर या सैनिटाइज कर हम कोविड के खिलाफ जंग जीत सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, देखा जैसे आपने अभी इस फिल्म में कि बार बार ये कहा जा रहा है कि मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, और जो बड़ी बात ये बताई गई कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जो पिछले जो अनुभव रहे हैं, जैसे पिछले दूसरे दौर में ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन दूर नॉर्थ ईस्ट से इधर लाया गया, वे जो नॉर्दर्न स्टेट हैं, उत्तर भारत के हैं, वहाँ बहुत मुश्किल से ऑक्सीजन सप्लाई की गई। उसका एक क्राइसिस भी थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने युद्ध स्तर पर सप्लाई को निर्देश दिए लोगों को और सप्लाई सुनिश्चित की गई। फिर बाद में ये लगा कि ऑक्सीजन की कमी ही क्यों न दूर कर दी जाए। तो अभी कल प्रधानमंत्री ने एक उद्घाटन भी किया ऑक्सीजन प्लांट का एम्स में, और देश के कई सारे शहरों में एक साथ वर्चुअल उद्घाटन किया। देहरादून में भी कल उद्घाटन हुआ। तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना लाभ होगा? देखिए, जो पहली लहर थी उसमें तो लोगों ने उसको बहुत लाइटली लिया और उसके इंसिडेंस रेट भी, जो मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी, वो बहुत कम हुई। लेकिन जो सेकंड वेव आई उसमें सबसे ज्यादा परेशानी हमें जो अस्पताल में महसूस हुई कि ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी कम हो गई कि लोगों को लगा कि हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे। अनएक्सपेक्टेडली हमें इतनी ज्यादा डिमांड पड़ी, और उसी का नतीजा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को महसूस किया और कोशिश ये की प्रशासन के साथ मिलके कि ऑक्सीजन की सप्लाई को निरंतर बनाए रखा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह ऐसा जहां डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, उसकी वजह से कई बार हमें बहुत ही मतलब बेबसी का सामना करना पड़ा। और उस बात को महसूस करते हुए जो प्रधानमंत्री महोदय जी ने पूरे देश में ऑक्सीजन प्लांट, जनरेशन प्लांट लगाने के बारे में जो एक प्लान बनाया, और डीआरडीओ के माध्यम से ये जो देश भर में जो प्लांट लगाने की बात हुई, उसी के तहत हमारे कल का जो हमारे उत्तराखंड में जो प्रोग्राम हुआ, उसी में हमारे दून अस्पताल में 1,000 लीटर के 2 प्लांट हमको दून अस्पताल में चालू हो गए हैं। और हम अब इस स्थिति में हैं कि हमारे पूरे अस्पताल जो 700 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें से 500 बेड हमारे ऐसे हैं जिनमें हम डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। और उस तरह की जो स्थिति हमें पिछले बार की सेकंड वेव में हमने जो झेली थी, उसको हम दोबारा
हमको वो नहीं झेलना पड़ेगा और हमारे वहाँ डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई आज की डेट में उपलब्ध है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। डॉक्टर को निश्चिंता है कि हम किसी पेशेंट को लिटा रहे हैं जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की कमी है, तो वो हमारे पास उपलब्ध है एज ए मेडिसिन। और वो एक प्राणवायु जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं वो आज की डेट में हमारे पास उपलब्ध है। और हमें ये भी लगता है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में हमारे पास ये उपलब्ध हो गई है कि हम अगर किसी को और को भी ज़रूरत होगी तो हम उसको अपने माध्यम से दे सकते हैं। और ये बहुत बड़ा एक रिमार्केबल कल एक काम हुआ है और हमें मालूम है और ये पता भी है कि आने वाले समय में ये और आगे तक विस्तार इसका हो जाएगा। जो आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में जहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बनती है और इसकी ज़रूरत ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में सबसे ज़्यादा थी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन भी जो एक स्पेशल तरीके से भेजा जाना चाहिए होता है वो इतना आसान नहीं होता। हवाई जहाज से भेजा गया, ट्रेन बना करके भेजा गया और ट्रकों के माध्यम से इस ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे गए। वो कितना समय उसमें नष्ट हुआ, कितनी मैन पावर खर्च हुई, कितना पैसा खर्च हुआ, और वो आज ऑक्सीजन प्लांट जो हमारे कैंपस में लग गया है, जनरेशन ऑक्सीजन की हो रही है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एज ए ट्रीटमेंट पार्ट हम इस बारे में सक्षम हो गए हैं और ये इसका फ़ायदा हमें अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी आने वाले भविष्य में हमको देखने को मिलेगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब, जो ऑक्सीजन की कमी थी और वो अनुभव हुआ अप्रैल मई में काफ़ी ज़्यादा लोगों को सामना करना पड़ा और महज 4-5 महीनों में इतनी उपलब्धता पैदा करना आपका एक लंबा अनुभव है चिकित्सक के पेशे से, तो क्या इतनी जल्दी काम होना इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप, क्या कहेंगे आप? ये एक आश्चर्यजनक बात है और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके लिए जो बजट उपलब्ध कराना होता है 1-1 करोड़ का एक प्लांट है और कल 37 प्लांट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल सब पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और उनका ये कहना है कि हम 1000 प्लांट से आगे तक हम इसको लगा लेंगे। तो ये एक किस्म से रिसोर्स को मोबिलाइज करके और जनता के हित का काम करना, ये इतने कम समय में, अभी अक्टूबर है, अभी हम 3 महीने पहले ही इस विभीषिका को झेल रहे थे और आज के दिन हम सक्षम हैं, आत्मनिर्भर हो गए। जो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है वो अगर किसी को देखना है तो हमारे वहाँ दून अस्पताल में DRDO के जो प्लांट लगे हुए हैं उसको देख के आसानी से समझ जा सकता है। डॉक्टर साहब, मैं एक टिप्पणी इनसे भी लेना चाहूँगा, क्योंकि पत्रकारिता में लंबा अनुभव है, काफ़ी दिनों से कार्यरत हैं और सरकारों के कामकाज को काफ़ी करीब से देखा है। ये जो चुनौती थी बरतरिया जी, ऑक्सीजन का संकट था, त्राही मची थी, लोग ऑक्सीजन मैनेज कर रहे थे, सरकार पूरी ताकत झोंक दी थी, हवाई जहाज से ऑक्सीजन सिलेंडर लाए जा रहे थे, ट्रेनों स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, लेकिन 3-4 महीनों के दौरान भी ऑक्सीजन की भरपूर उपलब्धता सरकार की ओर से प्रदान कर दी गई। नए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है और इस पर इस दिशा में तेजी से काम भी किया जा रहा है। सरकार की इतनी तेजी से काम करने की गति, ये काम करने का तरीका, इस पर क्या कहेंगे आप? कैसा अनुभव हुआ आपको, क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है और इसके लिए बहुत योजनाबद्ध तरीके से मोदी प्रधानमंत्री जी ने काम किया। उन्होंने पूरी योजना बनाई। शुरू में जब क्राइसिस थी हमने विदेशों से इंपोर्ट तक किया, ऑक्सीजन इंपोर्ट तक करनी पड़ी हमें, लेकिन उन्होंने एक प्लान वे में चले और जो मोदी जी का मुझे लगता है कि वो एक बार जो ठान लेते हैं ये करना है तो वो करके रहते हैं उसे। तो उन्होंने बिल्कुल प्लान वे में इसको किया है कि और डेट वाइज किया उन्होंने, इस तारीख तक ये कर देंगे, इस तारीख तक ये कर देंगे, इस तारीख तक ये कर देंगे, और वो उनके सिस्टम पे ऐसा काम किया कि वो पूरा सिस्टम पूरा हो गया। आज हम जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि सारे प्लांट लगने के बाद हमारे पास इतनी ऑक्सीजन हो जाएगी कि हम ऑक्सीजन इंपोर्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे। जो 3 महीने पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे। बिल्कुल सही। जब PM केयर्स फंड हुआ, जिस ढंग से उसमें पैसा लोगों ने दिया, बड़े बड़े लोगों ने करोड़ों रुपए दिए, तो लगता है इतना पैसा क्या होगा, कहाँ जाएगा, लेकिन अब दिखाई पड़ा वो पैसा किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। जो जिस ऑक्सीजन के हम संघर्ष कर रहे थे आज आसानी से उपलब्ध है। और इसी PM केयर फंड पे तमाम सवाल उठा रहा था विपक्ष, लेकिन वो दिख रहा है अब दिख रहा है कि किस ढंग से सरकार काम कर रही है, इस फंड का किस ढंग से इस्तेमाल हो रहा है। और इस पर कुछ आप भी कहना चाहेंगे? नहीं, मैं एक तो हम ऑक्सीजन की बात है, दूसरा प्रिवेंटिव एक्सपेक्ट भी आप देखिए कि कितना मजबूत हो गया है कि हम आप बैठे हुए हैं, वैक्सीनेटेड हैं और दोनों डोज लगा करके बैठे हुए हैं, और कितना कम समय हुआ है उसको शुरू होने में और बनने में और मेरे तक पहुंचने में। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं आत्मनिर्भरता हम वैक्सीनेशन के रूप में हमारे सामने आ गई है। और जैसा आपने कहा कि अभी
नवंबर शुरू होते ही हम ये देखेंगे कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप को भी देखिए लोग जो हैं वैक्सीन लगाना शुरू करेंगे और लोगों में अवेयरनेस आपके माध्यम से आएगी, इस प्रोग्राम के माध्यम से आएगी, हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से आएगी। तो ऑलमोस्ट 99%, और जैसा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें 31 दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन कर देना है, और हमें नहीं लगता, हम तो ये समझते हैं कि हम नवंबर के आखिर तक ही हम इस टारगेट को पा लेंगे। और ये भी बहुत बड़ा एक आत्मनिर्भरता का एक उदाहरण है, वैक्सीनेशन एंड ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। पीएम ने इस काम के लिए कल सीएम की तारीफ भी की, मंच से, सार्वजनिक मंच से तारीफ की उन्होंने इस काम के लिए। हाँ, जैसा आपने देखिए वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं कि दूर दराज में गाँव हैं, बल्कि उन्होंने कहा कैसे आपने दवाएं पहुंचाई, वैक्सीन कैसे पहुंचाई, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण बिल्कुल हमारे उत्तराखंड के पानी में और उनके जो नेचर में है कि वो बहुत मेहनत वाले हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, पीठ पे लाद कर नदियों को पार करते हुए, पहाड़ियों को पार करते हुए इन्होंने वैक्सीन, एक वैक्सीनेटेड वो जो एक इम्यूनाइज जो एक किट होती है उसको अपने लाद करके और जहां जहां घर में जाकर के लोगों को वैक्सीन लगाई है, और उसी का नतीजा है कि हम आज 90% तक कवरेज पा चुके हैं। और नवंबर के आखिरी तक आते आते मुझे पूरी उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि हम 100% इस टारगेट को प्राप्त कर लेंगे। ये यहाँ के लोगों का जुझारूपन है, जो पहाड़ के लोगों की निशानी है, जो ये हमारा नेचर है, उसी के बलबूते पे प्राइम मिनिस्टर ने पीठ थपथपाई हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की कि हमने ये टारगेट कितनी आसानी से हम पार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आ रहे वो कि बहुत जल्द ही पूरे देश भर में 100 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे जी। और वैक्सीन जब बनती है, एक तो पहले उससे वैक्सीन थी नहीं पहले दौर में, फिर वैक्सीन बनी, टेस्ट हुआ, फिर मार्केट में लॉन्च किया उसको, फिर फ्री ऑफ कास्ट लगाने की बात कही सरकार ने, उसके बाद फैक्ट्री से वैक्सीन का निकलना और दूर दराज के पर्वतीय अंचल में वहां पहुंचना और लोगों को लगाना, क्योंकि शुरू में लोग से हिचक भी रहे थे, कई जगहों पे लोग वैक्सीनेशन से दूर जा रहे थे, लेकिन उनको मोबिलाइज करना, ये सारा काम कैसे संभव पाया, इस पर कुछ बताया। नहीं, इसमें ये सबका सहयोग है, आपका मीडिया का सहयोग है और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की जो प्लानिंग है और डेली जो उसके जो मॉनिटरिंग हो रही है और कहाँ कैसे उपलब्ध कराई जाए, किस ग्रुप को दिया जाए। कई लोग नाराज भी हो गए शुरू में कि हमें नहीं लग पा रही है। अब 18 के ग्रुप के जो और 45 साल तक के लोग थे, कई लोग नाराज भी हुए, लेकिन उन्होंने सेंसिटिव ग्रुप को पहले चुना। अब 60 को पहले लगाया, फिर अब 45 to 60 लगाया और उसके बाद अब 18 to 45 लगाया, और ये ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए, जैसे मैं कह रहा हूं कि आने वाली जो ड्राइव है वो 0 से लेकर 18 तक की होने वाली है। तो ये बिल्कुल प्लान्ड वे में, साइंटिफिक तरीके से, प्रशासन के मदद से, मेडिकल के लोगों के मदद से और पूरे जन जागरण के सहयोग से, आशा वर्कर हैं हमारे जो स्टाफ नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस के प्रशासन के लोग हैं, सब ने मिलकर के इस टारगेट को अचीव करने में सबने अपना सहयोग दिया है। और एक किस्म से यज्ञ की भांति जैसे कहते हैं, सबका सहयोग इसमें रहा है। उसी का नतीजा है कि हम इस टारगेट को पाने में, और इसमें एक फैक्टर और है, देखिए किस तरह से उन्होंने जोड़ा, वैक्सीन की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए अपना जन्मदिन उन्होंने एक टारगेट माना और 2.5 करोड़ से ज्यादा 255 लाख, आप सोचिए उस दिन एक दिन में वैक्सीन लग गया। क्या मतलब चमत्कार कह सकते हैं आप इनको। हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी का आप देखिए, उनका तो डेली का टारगेट इतना, जबकि इतनी जनसंख्या है, कई कंट्री के बराबर हमारा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। वहां भी हम, आप उनका एग्जाम्पल देके देखिए, हमने तो किया ही किया, वहां भी उसका उदाहरण हम सबके सामने कि कोई लक्ष्य को कोई कैसे पा सकता है, ये हमको अगर कोई बताएगा तो हम इनका उदाहरण आने वाले जनरेशन को देंगे कि एक दिन में इतनी वैक्सीन कैसे कोई लगा सकता है। इसका ये जीता जाता उदाहरण है। आप क्या कहेंगे भरतरिया जी, जो जिस ढंग से योजनाबद्ध तरीके से जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा वैक्सीनेशन की फील्ड में, कितनी बड़ी चुनौती थी, कैसे, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, चुनौती इसलिए भी ज्यादा थी कि तमाम लोग शुरू में वैक्सीन लगाने हिचक रहे थे सॉरी, इवन विपक्ष के लोग वैक्सीन पे ही सवाल खड़े कर रहे थे। तो सरकार के सामने एक दोहरी चुनौती थी, एक तो जनता को समझाना, फिर विपक्ष को समझाना, लेकिन सरकार ने उसे मैनेज किया। मीडिया ने भी अपना पूरा सहयोग किया उसमें, जितना हम लोगों का रोल था हम लोगों ने पूरा रोल निभाया उसमें। उस वैक्सीन की तारीफ की, नहीं वैक्सीनेटेड है, सरकार कह रही है, गारंटी है। फिर मोदी ने देखा कि उनको फिर उसमें वैक्सीन फ्री कर दी। ये भी पीएम केयर फंड की, पीएम केयर फंड की वजह से हो पाया ये। टोटल मतलब 1.25 करोड़
125 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन देना, ये बड़ी बात है, क्योंकि जिस मैंने भी वैक्सीन लगवाया तो पैसा दे के जिस लगवाया। वैक्सीन की कीमत 1000 रुपए हो, 125 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डबल डोज फ्री में देना, तो ये सरकार की तो उपलब्धि। डॉक्टर साहब, अब तो हमारा चूंकि समय समाप्त हो रहा, समय कम है, आप चलते क्या संदेश देंगे प्रिकॉशन के तौर पे? देखिए, हमें दोनों फ्रंट पे लड़ना है। एक तो जो वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगाई है उनको मोटिवेट करना है, अपना एग्जाम्पल देना है कि हमने देखिए लगाई, हमको दोबारा नहीं हो रहा है, और किसी को अगर हो भी रहा है तो बहुत माइल्ड सिम्टम हो रहे हैं, जस्ट लाइक सर्दी जुकाम। दूसरा, हमको पुराने अनुभव का ध्यान रखते हुए प्रिवेंशन पे ध्यान देना है। जो अभी आपने कहा कि मास्क एप्लीकेशन हर जगह लगाइए, वही प्रिकॉशन रखिए जो हम मार्च अप्रैल मई में रख रहे थे, वही हमको कंटिन्यू करना है। और तीसरा, अपने परिवार के लोगों को बचाना है, उनको भी समझाना है। और जो तीनों सूत्र हैं बचाने के, कि मास्क लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, सैनिटाइजेशन करिए, हाथ हमेशा धोते रहिए और डिस्टेंस मेंटेन करिए, प्रोटोकॉल को फॉलो करिए। ये जो हम 30 त्योहार हैं, इनको बिल्कुल नॉमिनल तरीके से मनाइए, भगवान उसी में प्रसन्न कर देगा आपको। उसको त्योहार की तरह मनाइए और उस तरह से मनाइए जैसे पहले के जमाने में हम मनाते थे। अभी शादी ब्याह का समय आ रहा है, नवरात्रियों का समय चल रहा है, अभी दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, और उसके बाद जो जनवरी फरवरी का जो मौसम आएगा उसमें लोगों के वहाँ शादी ब्याह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बिल्कुल जो नियमानुसार समय वो तरीका है कि 25 लोग 50 लोगों का, वही अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें उम्मीद है कि हम लहर को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप प्रिकॉशन रखें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोते, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी गाइडेंस का पालन करें, और निश्चित रूप से तीसरी लहर में भी हमको जीत हासिल करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। सौदा सौदा फूल बिरौला, ए जी सारियों